तो आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने FCERT धुआंधार क्लास शुरू किया है। उसी कड़ी में हम लोगों ने साथियों 3, 4, 5 का EVS देखा है, 6, 7, 8 का पॉलिटी भी देख लिया है, 6, 7, 8 का ज्योग्राफी भी देख लिया है साथियों, 6, 7, 8 का हिस्ट्री भी देख लिया है और क्लास 6 का जो विज्ञान है उसको भी देख लिया हम लोगों ने साथियों। और कक्षा 7 का साथियों बता दें कि विज्ञान चल रहा है। और आज बता दें आपको कि कक्षा 7 का जो विज्ञान है वह 3 पार्ट में चल रहा है, जिसमें प्रथम पार्ट हम लोगों ने कल देखा था। आज दूसरा पार्ट है साथियों। कल कक्षा 7 का साइंस खत्म हो जाएगा साथियों। ये क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करें। गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 के विज्ञान के दूसरे भाग को। देखिए कुछ का कमेंट ये आता है कि सर स्लो, या कुछ का कमेंट ये आता है कि सर जो है आप वन लाइनर ही क्यों नहीं बनाए। देखिए साइंस में वन लाइनर अगर बना देंगे ना तो वन लाइनर तो ठीक है, टू द फैक्ट अगर BPSC क्वेश्चन आपसे पूछ देगी साइंस में तो तब तो आप वन लाइनर में बना देंगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकल बेस्ड में अगर उन्होंने ये दे दिया कि 3 से 4 ऑप्शन हैं उसमें से, तो उपयुक्त में से कौन कौन सही हैं कौन कौन गलत हैं, तब वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो मैंने नोट्स इस अनुसार से बनाया है। जो नोट्स भी पढ़ेंगे तो उनके लिए भी आसानी है सिर्फ नोट्स पढ़ने पे, और जो बुक और नोट्स दोनों पढ़ेंगे उसके लिए भी आसान होगा। इसलिए मैंने सबको ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को बनाया है। तो आप जो है मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आया होगा। चलिए हम लोग अध्याय 6 पर चलते हैं। अध्याय 6 में उसका शीर्षक है पौधे में पोषण। देखिए पौधे में पोषण जो होता है, सब हम लोग जो है पौधे पे निर्भर होते हैं, लेकिन पौधा खुद का भोजन खुद से बनाता है। और खुद का भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सहायता से। वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में सनलाइट, और पत्ती में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी मदद से वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। इसी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही क्या निकलता है? ऑक्सीजन भी। इसलिए हम पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ाया है, पिछले क्लास में भी पढ़ाया है कि ऑक्सीजन बस दिन में निकलते हैं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति बस दिन में होती है। इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बस दिन में ही करते हैं। यही श्वसन की प्रक्रिया क्या था? श्वसन की प्रक्रिया वो क्या करते थे? दिन और रात। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता थी? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए ग्लूकोज, जो वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का जो है लॉन्ग चेन जो होता है, जो ढेर सारा ग्लूकोज मिला के जो एक पॉलीसेकेराइड चेन बनाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग पौधे की कोशिका या तो तुरंत कर लेती है, जैसे भोजन बनाए सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज है तो उसको तुरंत यूज कर लेते हैं, नहीं तो जमा किसके फॉर्म में करते हैं? मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में। और एनिमल किस तरह से जमा कर लेता है अपने अंदर? जो अगर भोजन यूज कर ग्लूकोज को, वो ग्लूकाजेन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्या? किस में? मसल्स में। कुछ ग्लूकोज वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। ऑक्सीजन जो है पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। रंध्र किसको कहते हैं? छोटे छोटे जो, जिसको स्टोमाटा पोर्स कहते हैं ना, स्टोमाटा यानी रंध्र जो होता है, यही काम क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन का भी काम यही करता है। इसी के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन वायुमंडल में जाता है। मनुष्य अपना भोजन हेतु पेड़ पौधे पर ही निर्भर होते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग जो है पेड़ पौधे पर ही डिपेंड होते हैं। पौधे का हरा रंग पौधे में उपस्थिति हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पर्ण हरित क्लोरोफिल। चलिए, पौधे सूर्य की ऊर्जा का संग्रह क्लोरोफिल पत्ती की सहायता से करता है। देखिए सूर्य की ऊर्जा बिना क्लोरोफिल की मदद से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो हम भी सूर्य की उपस्थिति का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमारे शरीर में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। और पत्ते में, यानी पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वो सूर्य की उपस्थिति में भोजन क्लोरोफिल की ही मदद से बना सकते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, लाल और नीला रंग को ग्रहण करता है। कौन कौन से रंग को क्लोरोफिल ग्रहण करता है? लाल को, बैगनी यानी पर्पल, और नीला ब्लू। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा, और बैगनी रंग में सबसे कम, और मिडिल में नीला रंग के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, समझे? ओके, चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन किसके वजह से बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की वजह से। क्यों? आप ऑक्सीजन ले लेते हो, अगर कोई ऑक्सीजन नहीं बनाएगा तो आप जो ऑक्सीजन लोगे तो एक ना एक टाइम में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगेगी। तो पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है मतलब वायुमंडल में। तो इसके वजह से क्या होता है? दोनों से बैलेंस बना हुआ रहता है। और देखिए ऑक्सीजन
पौधा भी लेता है, लेकिन पौधा जितना ऑक्सीजन लेता है उससे ज़्यादा वो छोड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि आपको ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट मात्रा में मिले। चलिए, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, पेड़ पौधे स्वपोषी, इंग्लिश में क्या कहते हैं स्वपोषी को? ऑटोट्रॉप्स। अब परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? परपोषी। हेट्रोट्रॉप्स, अलग जंतु, पौधे के अलावा बहुत कम ही हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं तो लगभग सारे जीव जंतु जो है वो पौधे पे निर्भर होते हैं या दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड होते हैं? पौधे पर ही। अमर बेल की वृक्ष में ना तो पत्ते होते हैं और ना ही उनमें क्लोरोफिल होता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसलिए जो है कभी कभी ये देखिएगा कि आप जो है लत काट देते हैं, जैसे कि अमरूद के पेड़ों पर। मेरे ही गांव में मेरे ही घर में जो है एक अमरूद का पेड़ था, उसमें ही अमर बेल के लत लग गए थे। कितना भी मैंने कई बार कोशिश किया था उसे कट करके हटाने का, थोड़ा भी रह जाता तो फिर वो बढ़ जाता था। इसी तरह उसने क्या किया था, जिस पर डिपेंड था उसको ही खत्म कर दिया, यानी अमरूद के ही फल को, पेड़ को बर्बाद कर दिया, यानी वो सूख गया। अमर बेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिससे वो लिपटा रहता है। कैक्टस, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। नागफनी में जो चौड़ा रंग का पत्ता दिखता है वो क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ तना, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। वो स्टेम ही पत्ता का रूप ले लिया, वो हरा कलर का है। और आप सोच रहे हैं कि तो जब तना हो गया है पत्ता जैसा, तो फिर पत्ता कहाँ गया? तो पत्ता किस में मॉडिफाई हो जाता है? वो जो आप देखते होंगे कांटा, कांटा जो आपको नागफनी में मिलता है, वो कांटा क्या होता है? पत्ता का ही मॉडिफाइड रूप होता है। जिस पौधे के पत्तियां लाल या भूरे रंग की होती है वे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये नहीं है कि लाल और भूरे रंग का होता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, बस हरा रंग। बस ये क्या होता है कि लाल और भूरे रंग जो है ना ज़्यादा अपने आप को शो करते हैं तो हरे रंग को ढक कर देता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर पीले रंग के पत्तियाँ ज़्यादातर होते हैं, वो पीला पार्ट, पीले का छींटा अगर लगा रहता है तो वो पीला पार्ट प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता, लेकिन उसी पीला पार्ट में जो हरे रंग के दिखते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का भी आवश्यकता होता है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग सीधा करने में पौधे क्या होते हैं? असक्षम होते हैं। इसलिए वो पहले सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन जब मिट्टी में घुल जाता है तो उसको अवशोषित करते हैं। चलिए, घटपर्णी, घटपर्णी की इंग्लिश में घटपर्णी को क्या कहते हैं? पीचर प्लांट। यह एक कीट भक्षी पौधा होता है, यानी कि कीट को खाने वाला, इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ये क्या करते हैं? इसके पास एक घर जैसा संरचना होता है, ठीक है, उसमें पाचक रस होते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए कि कीड़ा जब उसके तरफ जा रहा है तो उस घड़े जैसे संरचना में अगर वो इंटर करता है तो उसको ढक लेता है, और वो जो घड़ा जैसा संरचना है धीरे धीरे एंजाइम से उसको पचाता जाता है, और फिर जो है वो पूरी तरीके से वो कीड़ा मर भी जाता है, और उससे वो अपना जो है उसका कीट का पाचन कर देता है, और उससे जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो ले लेता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप, उदाहरण में जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट का उदाहरण पीचर प्लांट, जैसे मतलब क्या कहेंगे? वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, या तो वो घटपर्णी बोल देंगे, तो घटपर्णी तो ठीक है, पीचर प्लांट भी एससीईआरटी में लिखा हुआ है तो वो पीचर प्लांट भी बोल देंगे, और इंसेक्टिवोरस प्लांट ये भी इंसेक्ट को खाने वाला है ना, इसलिए जो है ये तीनों टर्म में से कोई भी टर्म वो यूज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इन चीज़ों को, ऐसा ना हो कि आप वन लाइनर के चक्कर में कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर ले, बस बाद में कहें कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। साइंस वो चीज़ नहीं है कि राजा अशोक किसका बेटा था या बिंबिसार को किसने मार दिया, ये चीज़ें से काम नहीं चलने वाला है साइंस में। साइंस में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो इसलिए जो है पढ़ना तो पड़ेगा। जी, मैंने जो नोट्स बनाया है वो सब स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जो एज अ रेफरेंस यूज करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो बस नोट से ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। चलिए, मृतोपजीवी, जो मरे सरे गले जीवों से ही भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मशरूम। मशरूम क्या होता है? सड़ा हुआ लकड़ी पे मशरूम जो है पैदा हो जाता है, गोबर छत्ता जिसको कहते हैं। कवक भी जो है वहीं लग जाता है। कवक किसको कहते हैं? वही फंगी। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं रहती है। कवक नम एवं उष्ण वाले स्थान पर उगते हैं। ज़्यादातर कवक कब लगते हैं? गर्मी के टाइम में, जो वर्षा ऋतु होता है उस टाइम में ज़्यादातर फफूंदियाँ लगती है। इसलिए आप कभी देखना गर्मी के टाइम में जब टी शर्ट पहनकर आप 2 से 4 दिन उसमें रख दीजिए, वो अजीब सा स्मेल करने लगेगा या लगेगा कि कुछ लस लस जैसा कर रहा है।
कवक जनित बीमारी, कवक जनित यानी फंगी से रिलेटेड क्या क्या बीमारी, खुजली होता है, दिनाय होता है, सीली होता है। और पेड़ पौधा में आलू का झिलसा हुआ रोग, यानी धान की पत्ती का चित्तेदार रोग, मशरूम खाने के काम भी आता है। देखिए विषैले मशरूम भी होते हैं और खाने वाले भी मशरूम होते हैं। चलिए, सहजीवी पौधे, जब दो पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तब वो सहजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे लाइकेन एग्जाम्पल है, लाइकेन में दो आदमी रहते हैं, कौन कौन, कवक और शैवाल, अलगी और फंजाई। फिर देखिए लेगुमिनस प्लांट यानी दलहन पौधे जो होते हैं उसके जड़ में राइबोजियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो राइबोजियम क्या करता है, इसको नाइट्रोजन को अवशोषित करने में मदद करता है पौधे को, और पौधा से राइबोजियम फूड ग्रहण करता है। तो हुए ना म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है ना। देखिए जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताया गया है। जगदीश चंद्र बसु वायरलेस संचार की खोज किए थे। ये इस बार मेरे ग्रेजुएशन वाले एक एग्जाम में भी आया था, फाइनल ईयर का जूलॉजी ऑनर्स जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें भी फाइनल ईयर में आया था। अब देखिए केस्गोग्राफ का आविष्कार भी कौन किए थे, जगदीश चंद्र बसु। चलिए अध्याय 7 पे चलते हैं। अध्याय 7 का शीर्षक है हवा, आंधी, तूफान। देखिए वायु हमारे चारों ओर है, वायु हमारे चारों ओर है, ठीक है, लेकिन उसको हवा तब कहते हैं जब ये गतिशील होता है। आप कभी कहते हैं ना, जिस दिन देखते हैं, ऐसा तो नहीं है, सांस लेने के लिए तो वायु हमेशा आपके प्रेजेंट है, लेकिन आप कहते हैं आज हवा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी जो है मूवमेंट रहती नहीं है, पत्ते नहीं हिलते हैं, जिससे आपको भी ठंडक महसूस नहीं होती है। तो हवा, वायु कब हवा कहलाता है, जब उसमें गति हो। वायु दाब डालती है, वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव पड़ता है उसे वायु दाब कहते हैं। पेड़ की पत्तियां भी वायु दाब के कारण ही हिलती है। वायु गर्म होने पे फैलती है, गैस है ना, तो गैस को जब गर्म करते हैं तो और उसका पार्टिकल्स दूर होता जाता है तो वो फैलती है, और ठंडा होने पे सिकुड़ती है। इसलिए जो है आप एक चीज़ गौर करें होंगे, गैस सिलेंडर में जो वायु को है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अंदर दिया, क्यों, क्योंकि उसको बहुत सारा गैस को छोटे जगहों पे सिकुड़ाना है, तो टेम्परेचर तो लो रखना होगा, अब प्रेशर हाई रखना होगा, तब ना दबेगा। चलिए, वायु का वेग बढ़ने से वायु दाब घटता है। जब वेग बढ़ जाता है ना ज़्यादा तो उसका जो है दाब घट जाता है। घटना, जैसे वायुयान का उड़ना, स्पीड वेग बढ़ा है, और तेज हवा में छप्पर का उड़ना, छप्पर रुका हुआ है लेकिन जैसे ही तेज हवा वायु दाब गिरा और छप्पर ऊपर उड़ गया। अब आंधी, काफ़ी तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। चक्रवात, चक्रवात जब स्थल की ओर बहती है तो तटीय क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश भी लाता है। इधर ही एक नया चक्रवात गुजरात से टकराया था ना, तो आपने देखा होगा कि उस समय जो है काफ़ी बारिश हुई थी और उसका असर राजस्थान में भी दिखा था, गुजरात में भी बाढ़ आ गए थे। चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन्स कहते हैं और पूर्वी एशिया में क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। चलिए अध्याय 8 पर चलते हैं। अध्याय 8 पे चलने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर 3 से लेकर 10 तक SCRT नोट्स चाहिए तो 6205532616 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है SCRT नोट्स लिखकर। इसके बाद हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा मात्र 99 के फी पर। चलिए अध्याय 8 का शुरुआत करते हुए उसमें चलते हैं, कहाँ पर, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम, किसी एक ही तरह का औसत मौसम हो, ठीक है, अगर लंबे समय से बना रहता है उसे इलाके का जलवायु कहते हैं। जैसे हमारे भारत में ज़्यादातर कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी गर्म और नम। ज़्यादातर टाइम क्या बना रहता है, गर्मी और मॉइस्चर होते हैं, ठीक है। भारत में कौन सा ऋतु, कितने ऋतु आ जाते हैं, 4 ऋतु आते हैं। एक होता है शीत ऋतु, जो देखिए SCRT में जैसा दिया हुआ डाटा उसी तरह मैंने लिखा है। भारत में 4 ऋतु हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मौसम पश्चात ऋतु। शीत ऋतु जनवरी से फरवरी को लिया गया है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई को लिया गया है, वर्षा ऋतु जनवरी से सितंबर के बीच कभी भी है, और मौसम पश्चात ऋतु जो है अक्टूबर और दिसंबर में दिया गया है। भारत की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून का प्रभाव पड़ता है, 2 प्रकार का मानसून। जैसे उत्तर पूर्वी मानसून यानी शीत मानसून होता है ये, और दक्षिण पश्चिमी मानसून ये मार्च से सितंबर, और उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से मार्च। कभी आपने देखा है ठंडे में भी आपको कभी कभी बारिश होती है,
तो आप सोचते हैं कि बिन मौसम बारिश है, नहीं, यहाँ दो मानसून टकराते हैं, इस वजह से बारिश होती है। पहला एक उत्तर पूर्वी मानसून है और दक्षिणी पूर्वी। जो हमारे पास जिस टाइम को हम लोग मानसून कहते हैं वो कौन सा मानसून होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अभी कौन सा मानसून चल रहा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल राज्य से टकराता है। आप लोग अक्सर पेपर में ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि केरल से इतने तारीख को मानसून टकराएगा, तब जाकर मानसून आएगा भारत में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ध्रुवीय भालू की चर्चा की गई है। यह उत्तरी ध्रुवीय भालू जो है वो दोनों ध्रुव पे पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बात यह है कि देखिए, पृथ्वी जो हमारा गोल है, ओके, तो वो क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है दोनों ध्रुवों पर सीधा ना पड़ के बहुत ही स्लाइटली निकलता है। इस वजह से वहाँ दोनों ध्रुवों पर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, बर्फ़ जमा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ध्रुवीय भालू पाया जाता है। ध्रुवीय भालू ठंडे ही प्रदेश में पाया जाता है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। इसके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है और त्वचा के नीचे वसा एक परत होती है जो कि क्या करता है? एज ए इंसुलेटर का काम करता है। मतलब ना तो उसके गर्मी को जल्दी बाहर जाने देता है, ना तो बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने देता है, जिससे उसका शरीर का टेम्परेचर अक्सर जो है बना रहता है। इसमें सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। अक्सर डिस्कवरी चैनल पे पेंगुइन और ये बियर, मतलब पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू को दिखाया जाता है। देखिएगा कि वो सूंघ कर जो है मतलब वो शिकार करते हैं, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ध्रुवीय प्रदेशों में 6 माह रात और 6 माह दिन होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव के कौन कौन से? देखिए, कस्तूरी मृग, पेंगुइन और ध्रुवीय भालू। पेंगुइन एक यह भी ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, मोटी चमड़ी होती है, यह तैर भी सकता है। चलिए, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है हमारे देश में यहाँ का नहीं होता है, ये माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं? जब जहाँ पर ये रहते हैं साइबेरिया जैसे देशों में, वहाँ पर क्या होता है कि जो उनके अनुसार अगर मौसम अनुकूल नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? वहाँ से माइग्रेट होकर हमारे देश आ जाते हैं। और हमारे देश में साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर, राजस्थान में और हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में साइबेरियन क्रेन आता है। हनुमाना बंदर भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ये है। यह वर्षावन में रह सकता है, ठीक है। और ये कन्याकुमारी से हिमालय के फुट हिल्स तक और राजस्थान में पाया जाता है। हनुमाना बंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कन्याकुमारी से हिमालय के फुट हिल्स तक और राजस्थान में भी पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? अक्सर टोलियों में रहा करते हैं। उष्णकटिबंधीय जीव, एशियाई हाथी, हनुमान, लंगूर। चलिए अध्याय 9 पर चलते हैं। अध्याय 9 का शीर्षक है गंदे जल का निपटारा। अपशिष्ट जल, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो कई स्थानों से नालियों में जाता है वो अपशिष्ट जल कहलाता है। इसमें घुले हुए और निलंबित कण होते हैं। देखिए, जो गंदा पानी होता है जो नाला में बहते हैं ना, उसको अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर, ठीक है। वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित कण, ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी, रोगवाहक जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। वहित मल जो होता है ना, उसमें लगभग सब कुछ मिलते हैं, जैसे कि या तो वो सड़ने गलने वाला भी पदार्थ होगा, नहीं सड़ने गलने वाला भी पदार्थ होगा, साथ में जीवाणु होंगे, मृत जीव होगा, रोग वाले जो जीव होंगे वो सब होंगे। सब मिला के क्या बनता है? वहित मल। कार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ उसको कहते हैं जो कार्बन का बना होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट किसको कहते हैं? जो देखिए, हम लोग किससे बने हैं? कार्बन से बने हुए हैं। तो हमारा भी जो मृत्यु हो जाएगा तो हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट है। मानव मलमूत्र भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल और सब्जी का कचरा इत्यादि क्या ऑर्गेनिक वेस्ट है। और अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन हो गए? नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, धातु सब जो फेंक देते हैं वो सब भी जो है अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। जीवाणु में जो है हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, जीवाणु, वायरस है, यही सब है। अन्य सूक्ष्म जीव पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। 22 मार्च को क्लास 6 में भी जल वाले में सबसे पहले ही पेज में क्या दिया हुआ है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। देखिए, इसमें सबसे एक स्पेशल पॉइंट यहाँ जोड़ा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 तक की अवधि को जीवन के लिए जल की अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में, जीवन के लिए जल को अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। देखिए, एक बुक टेबल आपको पढ़ना होगा, वो बुक टेबल हम यहाँ पे जो है बाद में नोट्स में आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए, मानव मल निपटारा की वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था कौन कौन से मानव मल के लिए? देखिए, सेप्टिक टैंक, मोबाइल शौचालय,
कंपोस्टिंग पीट, जब आप जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे ऑर्गेनिक खेती होती है तो वो क्या करते हैं, मानव के मलमूत्र से जो है कंपोस्ट खाद बनाते हैं। इन शौचालयों से मल बंद नालियों होते हुए बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। अब बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, भोजन बनाने के लिए और रोशनी को पैदा करने के लिए, यानी रोशनी बनाने के लिए, यानी रोशनी जो आप लोग जैसे बिजली बनाने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से दूषित जल को उपचारित किया जाता है। बड़े बड़े शहर में जो है वाटर जो है प्लांट लगाया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, जिसको क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को फिर से रिसाइकिल करके बहुत सारा केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड से गुजारते हुए सीवेज ट्रीटमेंट होते हैं ये चीज़ें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी को कहा जाता है। वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का फिर से जो है पानी को रिसाइकल करके पानी को पीने युक्त बनाते हैं। विश्व का पहला जल निकासी हेतु नालियों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय ही नालियों का जो है निकासी के लिए, मतलब नालियों की पानी को निकासी के लिए नालियों का जो है बनाया जाता था नालियाँ। सोचिए उस समय कितना दिमाग था उन लोगों के पास में। हमारा जो है सभ्यता बहुत ही डेवलप था। चलिए अध्याय 10 पे चलते हैं, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। देखिए विद्युत धारा और उसके प्रभाव पड़ने के लिए हम लोगों को जो है ना कुछ संकेत का जो है ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने जो है आपके नोट्स में ये दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद्युत सेल के लिए जो है किस तरह का साइन होता है, बल्ब के लिए किस तरह का साइन होता है, स्विच ऑन में किस तरह का साइन होता है, फिर स्विच ऑफ के लिए जो साइन इस तरह का होता है और बैटरी के लिए इस तरह से होता है। देखिए विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा जो होती है, ये वाला लंबी रेखा आप लोगों को लंबी रेखा दिखाते हैं, जो लंबी रेखा है ये वाला लंबी रेखा दिख रहा है, ये वाला, ये लंबी रेखा जो है आपको क्या है, लंबी रेखा ये क्या है, पॉजिटिव साइन यानी धन टर्मिनल, और छोटी रेखा क्या है, ये ऋण टर्मिनल यानी निगेटिव। पॉजिटिव के लिए लंबी और निगेटिव के लिए छोटी है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, देखिए विद्युत धारा जब बहती है ना वायर में तो वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो उसका क्या क्या यहाँ देखिए, किसी विद्युत चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाती है। कौन सा गर्म हो जाता है, वो धातु चालक जो है, कंडक्टर जो है वो गर्म हो जाता है, उसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। खोज किसने किया था, दिया हुआ है SCERT में, क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। उपयोग देखिए खाना बनाने के हीटर में, एक चीज़ बताइएगा कि आप खाना बनाने के हीटर में क्या यूज किया जाता है, कौन सा एलिमेंट्स यूज किया जाता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पानी गर्म करने के हीटर में, विद्युत का अपघटन में, गीजर में, विद्युत केतली में, फिर इसके बाद हेयर ड्रायर में, रूम हीटर में, ये सब में क्या यूज होता है, कौन सा जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही इसमें यूज होता है। इसके वजह से जो है आपको हीट मिलता है, कंडक्टर हीट हो जाते हैं इसलिए। और आपको मैंने बताया कि हीटर में कौन सा यूज होता है, नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम की तार, ठीक है। किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। देखिए जितना ज़्यादा मोटाई और लंबाई का अलग अलग मापन होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो है क्या होता है उसका, 9th क्लास में इस चीज़ को हम लोग पढ़ाएंगे, जो रेसिस्टेंट है, हीट है, वो सब सारा डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे, 9th क्लास में हम लोग ये चीज़ को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है यानी गलनांक कम होता है, और प्रतिरोध ज़्यादा यानी मतलब रेसिस्टेंट ज़्यादा होता है। यह एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए जहाँ पर यह फ्यूज वाला सिस्टम नहीं लगा जाता है वहाँ पर अक्सर शॉर्ट सर्किट होने पर जो है आग लग जाता है और वो आग कंट्रोल में नहीं आता, आए दिन हम लोग सुनते हैं। अब जैसे देखिए आजकल फ्यूज की तार की जगह पे हम लोग सुनते हैं MCB गिरा दो। MCB क्या है, पहले फ्यूज हुआ करता था, आजकल वो MCB वो भी क्या करता है, सर्किट ब्रेक का ही काम करता है। MCB का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और CFL का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैंप। देखिए कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैंप में क्या होता है, फॉस्फोरस का कोटिंग किया जाता है किस पर, पतली ट्यूब में, ठीक है। तो फिर ये उष्मा का जो है इसके वजह से जो है उष्मा कम उत्सर्जित होती है और लाइटिंग ज़्यादा। फॉस्फोरस ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी चमक देता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फॉस्फोरस रात को भी चमकता है ना। देखिए विद्युत धारा जब चलती है तो अपने आसपास, देखिए तार में वो हीट देता है यानी उष्मा प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसी तार के चारों ओर क्या, चुंबकीय प्रभाव छोड़ता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। खोज किसने किया था, क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। और उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत मोटर और टेलीफोन सब में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अध्याय 11 में चलते हैं। रेशम से वस्त्र तक ऊन प्राप्ति के स्रोत,
ऊन प्राप्ति के स्रोत कौन कौन है? भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, अल्पेका, ईटीसी। अंगोरा नस्ल का जो बकरी है उससे भी क्या करते हैं हम लोग? ऊन की प्राप्ति करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? अंगोरा नस्ल की बकरी कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। और आपको एक बात बहुत ही अच्छे से बता दूं कि पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस है। और पश्मीना शॉल किससे बनता है? इसी के ऊन से। किसके ऊन से? अंगोरा नस्ल के बकरी के ऊन से क्या बनता है? पश्मीना शॉल। और याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो रेशा जंतुओं से प्राप्त होता है उसे कौन सा रेशा कहते हैं? जांतव रेशा कहते हैं। जैसे ऊन और रेशम, ऊनी कपड़ा उष्मारोधी का काम करता है। सही बात है। हम लोग ठंडा के मौसम में क्या करते हैं बताइए? हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, वो क्या करता है? हमारे बॉडी को होता है ना, बाहर के टेम्परेचर को अंदर कम आने देता है। जब आप पहन लेते हैं तो क्या होता है? आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। अब चलिए, व्यावसायिक संकट। किसी भी उद्योग में जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। देखिए, सबसे व्यावसायिक संकट का जो है, एक व्यावसायिक संकट जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा, इसमें से व्यावसायिक संकट का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? शॉर्ट डिजीज। शॉर्ट डिजीज व्यावसायिक संकट को क्या कहते हैं? शॉर्टर डिजीज। ऊन उद्योग के छटाई विभाग जहाँ पे है उसमें काम करने वाले व्यक्ति को एंथ्रेक्स जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। सबसे पहले रेशम उद्योग चीन में शुरू हुआ था और जिस मार्ग से चीनी यात्री रेशम का व्यापार करते थे उसे रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम के रेशा रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ओके। तसर सिल्क कीट से, देखिए तसर नाम का एक सिल्क कीट है जिससे क्या होता है? रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। और रेशे निकलने से लेकर धागा बनाने की विधि की प्रक्रिया को रेशम रीलिंग कहा जाता है। रेशम रीलिंग किसे कहा जाता है? रेशे निकलने से लेकर धागा बनाने की विधि की प्रक्रिया को रेशम रीलिंग कहा जाता है। इसी के साथ आज की कक्षा की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को विज्ञान की क्लास पसंद आ रही होगी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि साइंस है, थोड़ा तो आपको समझना पड़ना ही पड़ेगा और वन लाइनर से काम नहीं चलेगा।